Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 17 नवंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। और आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, लोनार झील को रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व में एक आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है। ये महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए बुल्ढाना। लोनार लेक that has been chosen as a wetland site of the international importance under the Ramsar Conservation Treaty is situated in the Buldhana district of Maharashtra. चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो लोनार लेक है इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, उसे चुना गया है एज अ वेटलाइन साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी। इसके अलावा जो कीतम लेक है, जिसे सर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, जो यूपी के आगरा में स्थित है, उसे भी ऐड किया गया है टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। इस कीथम लेक में लगभग 106 स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स रेस्ट करते हैं इसके सर सरोवर लेक में। और ये जो पानी है इस लेक का, वो ऑब्टेन किया जाता है आगरा कैनाल से। और ये जो कैनाल है ये ओरिजिनेट करता है ओखला बैराज ऑन रिवर यमुना इन दिल्ली, यानी कि रिवर यमुना जो कि दिल्ली में है, उसके ओखला बैराज से ये पानी ओरिजिनेट करता है, जो कि आता है इन दी सर सरोवर। तो चलिए जानते हैं कि इस रामसर लिस्ट का मकसद क्या है। तो द एम ऑफ दिस रामसर लिस्ट इज टू डेवलप एंड मेंटेन एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन of global biological diversity and for sustaining human life through maintenance of their ecosystem components, processes and benefits. तो इसका मतलब ये है कि ये जो रामसर लिस्ट है, इनका मकसद यही है कि ये डेवलप कर सके, यानी कि विकासित कर सके और मेंटेन कर सके एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए, और बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो ह्यूमन लाइफ है वो सही ढंग से सस्टेन की जा सके। और इसके लिए ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए उनके जो इकोसिस्टम कंपोनेंट्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं और बेनिफिट्स हैं, हमें उसे सही ढंग से मेंटेन करना होगा, वरना ये पूरा गड़बड़ा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व इनमें से किसने किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी एस जयशंकर। हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 15th ईस्ट एशिया समिट 2020। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया है भारत को एट द 15th ईस्ट एशिया समिट ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये जो समिट है इसे चेयर किया गया था, यानी कि इसकी अध्यक्षता थी वियतनाम के प्रधानमंत्री ग्युएन युआन फूक के पास, बिकॉज वियतनाम इज एन एशियन चेयर, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न नेशंस की जो अध्यक्षता है वो इस वर्ष वियतनाम के पास है। और एशियन का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, काफ़ी सेंट्रल रोल है और लीडरशिप है इस फोरम में। तो इस EAS यानी कि जो 15वीं ईस्ट एशिया समिट थी, इसमें सभी 18 EAS कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया है और ये वर्चुअल माध्यम से कंडक्ट की गई है। इसके अलावा हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने अंडरलाइन किया है कि भारत ने एक की रोल प्ले किया है, और इसके अलावा भारत का कंटिन्यूस सपोर्ट रहेगा ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और मोर रिस्पॉन्सिव रहे अपने नेबरिंग नेशंस के साथ। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी इनमें से कौन सा देश करेगा जिसमें PM मोदी शामिल होंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी रशिया। रशिया विल होस्ट द 12th ब्रिक्स समिट दैट विल बी अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटेंड करेंगे 12वीं ब्रिक्स समिट, जो कि होस्ट की जाएगी बाय रशिया, और ये मीटिंग होगी 17 नवंबर 2020 को। और इस समिट यानी कि इस शिखर सम्मेलन का जो थीम है वो है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो ब्रिक्स मेंबर जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो है चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया एंड साउथ अफ्रीका।
यानी कि आप तो जानते ही हैं कि ब्रिक्स के 5 मेंबर्स हैं, उनके इनिशियल्स से बनाई गई हैं, जिसमें हैं ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका, चाइना एंड इंडिया। तो ये जो मीटिंग है ये होने वाली थी एट सेंट पीटर्सबर्ग इन जुलाई 2020, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन किया गया और लास्टली में रशिया कंडक्ट करेगी ये मीटिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, चीन के साथ कितनी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने भारत के बिना विश्व की सबसे बड़ी चीन समर्थित डील क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज D14, यानी कि 14 एशियन इकोनॉमीज अलॉन्ग विद चाइना हैज साइंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चाइना बैक डील रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप विदाउट इंडिया। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि चीन और बाकी 14 अदर कंट्रीज़ ने डील साइन की है और इसके तहत वो सेटअप करेंगे दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक। तो ये जो नेगोशिएशन है इस डील की, ये वर्ष 2011 में शुरू हुई थी। ये आइडिया एक्चुअली बाली में एक मीटिंग के दौरान कंसीव किया गया था, लेकिन इस पर नेगोशिएशन सही ढंग से कंबोडिया से शुरू की गई थी इन द ईयर 2012। तो ये जो 15 कंट्रीज़ है जिन्होंने इस में हस्ताक्षर किए हैं वो अकाउंट करती है दुनिया की 30% पॉपुलेशन और 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है इनके मिला के। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है और ये सुपरसीड करेगा यूएस, मेक्सिको और कनाडा अग्रीमेंट को और यूरोपियन यूनियन के अग्रीमेंट को। तो और इस डील का नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी कि RCEP, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है जिसमें 10 साउथ एशियन कंट्रीज़ है और इसके अलावा साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ कोरिया, चाइना और जापान एशिया की 3 लार्जेस्ट काफ़ी मजबूत इकोनॉमीज़ भी हैं। तो ये जो अग्रीमेंट है इसने भारत के लिए अपने डोर्स ओपन किए हैं, लेकिन वर्ष 2019 में भारत ने ऑप्ट आउट किया था इस अग्रीमेंट से क्योंकि उनके कई सारे कंसर्न्स थे जो कि एड्रेस नहीं किए गए थे बाय अदर नेशंस, जिसमें था कि जो चाइना से जो गुड्स है वो डंप किया जाएगा भारत में। इसके अलावा न्यूजीलैंड के जो डेयरी प्रोडक्ट्स है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया भी डंप किए जाएंगे भारत में। इन्हीं को लेके भारत ने काफ़ी ज़्यादा चिंता जताई थी, लेकिन वो कंसर्न्स एड्रेस नहीं होने के कारण भारत ने वर्ष 2019 में ऑप्ट आउट किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, रिजर्व बैंक बहुमीडिया जन जागरूकता अभियान RBI कहता है कि प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। RBI कहता है अभियान इन कितने भाषाओं में शुरू किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज D14। तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक विल एवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीमीडिया पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जिसका नाम है RBI कहता है। तो RBI कहता है कैंपेन 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि द रिजर्व बैंक विल एवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीमीडिया पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जिसका नाम है RBI कहता है, और ये 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, जिसके तहत पब्लिक को वो एडुकेट करेंगे कि कैसे हम सेफ बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को अपनी डे टू डे लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं और सावधानी बरत सकते हैं ताकि जो भी फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं उसे कम किया जा सके। और ये मेनली किया जाएगा लोगों को एडुकेट करके। तो ये जो RBI कहता है कैंपेन है, ये पहला इवन 360 डिग्री कैंपेन है जो कि इनिशिएट किया गया है हमारे सेंट्रल बैंक द्वारा, और इसमें उन्होंने सभी मास मीडिया को यूज़ किया है, जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, होर्डिंग्स, वेब बैनर्स, जिफ्स, सोशल मीडियाज़ और SMS शामिल हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से लेटेस्ट कैंपेन्स शुरू किए गए हैं। तो बहुत ज़रूरी है, कैंपेन शुरू किया गया था बाय भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस। सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी कैंपेन शुरू किया गया था बाय नीति आयोग इन द वेक ऑफ कोविड-19। ब्रेक द चेन मास्क कैंपेन शुरू किया गया था केरला में। नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन शुरू किया गया था कर्नाटका में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए। कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू किया गया था बाय कोटक महिंद्रा बैंक, और डिजिटल अपनाएं शुरू किया गया था बाय पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें जो डेबिट कार्ड यूजर्स है वो कैसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं उसे एनकरेज करने के लिए शुरू किया गया था ये कैंपेन।
चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, किसने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स और 2020 F1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीती है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज E. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton has won the Turkish Grand Prix and the 2020 F1 World Drivers Championship. चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने जीता है टर्किश ग्रैंड प्रिक्स और उसके साथ साथ 2020 फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप जो कि हुआ था इस्तांबुल में 15 नवंबर 2020 को। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आए थे सर्जियो पेरेज ऑफ रेसिंग पॉइंट और तीसरे नंबर पर थे सेबास्टियन वेटेल ऑफ फेरारी। तो चलिए जान लेते हैं कि 2020 वर्ष में F1 जो भी रेसेस हुए हैं उनके विजेता कौन कौन रहे हैं। तो स्टीयरमार्क ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है वैल्टरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं लुइस हैमिल्टन। F1 की जो 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स कंडक्ट की गई थी उसके विजेता है मैक्स इमिलियन वेस्टरपन फ्रॉम रेड बुल नीदरलैंड्स। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है पियरी गैस्ली अल्फा टोरी होंडा फ्रांस। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स और एफएल ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है लुइस हैमिल्टन। रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है वैल्टरी बोटास ने फ्रॉम मर्सिडीज फिनलैंड। पोर्टुगीज ग्रैंड प्रिक्स और एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने अगेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, इनमें से किस दिन नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व किया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि अपने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हर वर्ष नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर को। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसे इस्टेब्लिश किया गया था 16 नवंबर 1966 में। यानी कि 1966 को जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था उसके बाद से नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। और जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक्ट करता है एज अ मॉरल वॉचडॉग फॉर मीडिया, यानी कि मीडिया की जो मॉरल पुलिसिंग आप कह सकते हैं कि वो मॉरल और एथिकल चीज़ें दिखा रही हैं उसे वॉच करती है हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये मेक श्योर करता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है बाय द थ्रेट्स और इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एक्सट्रेनियस फैक्टर्स। यानी कई बार आपने देखा होगा कई सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स या फिर अदर फैक्टर्स के कारण जो हमारी मीडिया है उसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो वो मेक श्योर करता है कि ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंस हमारी मीडिया पर नहीं आए और वो अपना ये जो बेसिक राइट है यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो सही ढंग से एक्सरसाइज कर सके। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस ऑब्जर्व किया जाता है 16 नवंबर को। तो जो टॉलरेंस डे है वो एक यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जर्वेंस है और ये सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष 16 नवंबर को सिंस द ईयर 1996, यानी कि 1996 से ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं है। तो इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद यही है कि लोगों में टॉलरेंस को प्रमोट किया जाए और ये उनको बताया जाए कि कैसे हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स और आपसी एक दूसरे के कल्चर और लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके टॉलरेंस खुद में प्रमोट कर सकते हैं और इसीलिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। तो जो यूएन का डिक्लेरेशन है ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ टॉलरेंस ये डिफाइन करता है कि टॉलरेंस हमारी मॉरल ड्यूटी नहीं है बट ये हमारी पॉलिटिकल एज वेल एज लीगल रिक्वायरमेंट है सभी इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और राज्यों के लिए। क्योंकि अगर हम एक दूसरे के साथ टॉलरेंट नहीं होंगे तो इसको लेके किसी भी देश या किसी भी ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस भाव को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा कोई भी कंप्लेंट्स हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।